अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 को सॉल्व करेंगे। इसका सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। अब ये कह रहा है कि नीचे दिए गए कालबों में से आपने यूनिट मैट्रिक यानी कि वहदानी कालब, रो मैट्रिक यानी कि कतारी कालब, कॉलम मैट्रिक्स यानी कि कालमी कालब और आपने किसको नल मैट्रिक यानी कि सिफरी कालब को अलग करना है। ठीक है, इनकी पहचान करनी है आपने। ठीक है, तो सबसे पहला आपके पास ए दिया हुआ है। ए देखो आपके पास है 5 7 8। इसके अंदर देखो कि आपके पास सिर्फ एक ही रो है। ठीक है, सिर्फ क्या है, एक ही रो है। जब किसी भी मैट्रिक के अंदर अगर एक रो है तो क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक कहलाएगा। अगर एक ही सिर्फ कॉलम होगा तो वो क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। जब एक रो होगी तो आपने कॉलम्स को क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है, सिर्फ आपने रो को देखना है। देखो यहाँ पे आपके पास क्या है कि ये एक ही रो है तो ये क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक कहलाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे देखो कि बी वाला क्वेश्चन है। बी के अंदर जितनी एंट्रीज दी हुई है सारी जीरो है तो ये क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक कहलाएगा। ठीक है, जीरो जीरो जो है ना वो नल मैट्रिक कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अब देखो कि यहाँ पे आपके पास क्या है 1 0 0 1। जब आपके पास यहाँ पे क्या होंगी, वैल्यूज सेम होंगी और 1 1 होंगी तो वो क्या कहलाएंगे, आपके पास वो वहदानी कालब या आपके पास क्या होगा, वो यूनिट मैट्रिक होगा। ठीक है, यूनिट मैट्रिक या वहदानी कालब। जब ये वैल्यूज दोनों क्या होंगी, 1 1 होंगी। ठीक है, यहाँ पे 0 0 ही होगा, सिर्फ ये वैल्यूज जो है वो 1 1 होंगी। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, आपके पास यूनिट मैट्रिक कहलाएगा। अब इसके बाद डी वाली वैल्यूज हैं। डी में देखो कि सारे 0 0 हैं तो ये क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक कहलाएगा, क्योंकि ऑल एंट्रीज इसकी क्या है, 0 है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास ई वाला क्वेश्चन है। ई आपके पास कह रहा है कि 6 0 8 है। अब देखो कि इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है, सिर्फ क्या है, एक ही कॉलम है। तो जब आपने कॉलम को देखा एक है तो आपने रोज को क्या कर देना, इग्नोर कर देना, रोज को नहीं देखना। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा होगा, ये कॉलम मैट्रिक, क्योंकि एक ही कॉलम है। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक कहलाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए 7 1 9, इसके अंदर भी सिर्फ एक ही कॉलम है तो ये भी क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई टाइप ऑफ द गिवन मैट्रिक्स आर रो एज रो, कॉलम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब ये कह रहा है कि आपने पहचान करनी है जो है ना नीचे दिए गए मैट्रिक्स में कि वो किस टाइप के हैं, रो हैं, कॉलम है, स्क्वायर हैं या फिर आपके पास क्या है, रेक्टेंगुलर है। रो मैट्रिक्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर सिर्फ एक ही रो होती है। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर होती है। रेक्टेंगुलर जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो, वो क्या कहलाता है, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब सबसे पहले आपके पास देखो ए है, इसके अंदर सिर्फ एक ही आपके पास कॉलम दिया हुआ तो ये क्या कहलाएगा, आपके पास ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अब बी देखो, बी के अंदर आपके पास 1 2 2 आपके पास क्या है, रोज है और 2 ही आपके पास क्या है, कॉलम है, तो यह क्या कहलाएगा, आपके पास स्क्वायर मैट्रिक कहलाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे में कह रहा है कि आपके पास ये इसकी पहचान करनी है आपने। देखिए यहाँ पे एक रो और ये दूसरी रो है, 2 रो 1 2 3 3 कॉलम, तो क्या आएगा यहाँ पे जो है ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक होगा। ठीक है, क्योंकि रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक होगा। डी आपके पास आ गया। अब ये 1 2 रोज हो गई है, 1 2 कॉलम हो गया तो ये इसकी रोज और कॉलम्स की तादाद क्या है, बराबर है, तो ये क्या कहलाएगा, आपके पास ये स्क्वायर मैट्रिक कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे ई वाला देखो। ई में भी आपके पास यहाँ पे वैल्यूज दी हुई है 1 2 3 3 रोज है, 1 2 2 कॉलम्स है, तो लिहाजा ये इसकी रोज और कॉलम्स बराबर नहीं है तो ये कौन सा होगा, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक होगा। ठीक है, इसके बाद आगे एफ है। एफ के अंदर सिर्फ एक ही रो दी हुई है, सिर्फ एक ही रो, तो ये कौन सा कॉलम बनेगा, यानी कि ये बनेगा आपके पास रो मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे आपके पास जी वाला क्वेश्चन है। जी में देखें रोज और कॉलम्स की तादाद क्या बराबर है, 1 2 3 रोज है, 1 2 3 कॉलम है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, आपके पास ये स्क्वायर मैट्रिक बन जाएगा क्योंकि रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका एच वाला क्वेश्चन है। एच वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि ये आपने पहचान करने के कौन सा मैट्रिक है, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 रोज है इसकी, 1 2 2 कॉलम है। अब देखो यहाँ पे रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है ना, तो बराबर ना होने की वजह से क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसके अंदर रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि आइडेंटिफाई
डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। अब ये कह रहा है कि आपने पहचान करनी है कि डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स कौन से होते हैं? जिसके अंदर ये जो यहाँ पे 1 1 लिखा हो ना, यहाँ पे वैल्यू सेम ना हो, बाकी सारी वैल्यूज तो जीरो होंगी, सिर्फ ये वैल्यूज को आपने देखना है। अगर ये सेम नहीं होंगी, एक जैसी नहीं होंगी, तो वो क्या होगी? डायगोनल होगी। अगर यहाँ पे 1 के अलावा कोई और वैल्यू आ जाती है लेकिन होते सेम है, तो वो क्या कहलाएगा? आपके पास स्केलर कहलाएगा, और जो यहाँ पे 1 1 होगा तो वो यूनिट मैट्रिक कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि 1 1 है, तो ये क्या होगा? आपके पास यूनिट मैट्रिक। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपके पास 1 के अलावा वैल्यूज है लेकिन है सेम, तो ये क्या कहलाएगा? आपके पास स्केलर मैट्रिक। इसके बाद आगे सी वाला क्वेश्चन, यहाँ पे देखें कि आपके पास 3 0 है, सेम नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? आपके पास ये डायगोनल मैट्रिक कहलाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखें कि ये वैल्यूज भी सेम नहीं है, तो जब ये वैल्यू सेम नहीं होंगे तो ये कौन सा मैट्रिक होगा? डायगोनल मैट्रिक होगा। अब यहाँ पे देखिए सेम है लेकिन 1 नहीं है, 1 होता तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाता है? ये यूनिट मैट्रिक। अब यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे क्या 2 2 है, तो 2 2 जो है ये क्या बन जाएगा? आपके पास ये स्केलर मैट्रिक बन जाएगा। ठीक है, ये स्केलर मैट्रिक है। इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपने क्या करना है? ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज के अंदर आपने क्या करना होता है? इसको जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं जो है ना छोटे से टी के साथ, यानी कि जब जिस वैल्यू का आपने ट्रांसपोज फाइंड करना उसके ऊपर छोटा टी लिख दोगे आप। ठीक है, और इसकी रोज को कॉलम में तब्दील कर दोगे और कॉलम्स को किस में तब्दील कर दोगे? रोज में तब्दील कर दोगे। अब देखिए ये ए की वैल्यू दी हुई है आपके पास। ठीक है, अब इसकी ये रो है 2 3, इसको आपने क्या बना देना? कॉलम बना देना है 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये रो है आपके पास 4 5, इसको आपने कॉलम बना देना है ये 4 5। ठीक है, ये कॉलम। और इस तरफ से देखो ना, जो क्वेश्चन में रो दी होगी आपने आंसर में उसको कॉलम बना देना है, जो दूसरी रो दी होगी उसको दूसरा कॉलम बना देना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। इसके बाद आगे है बी वाला क्वेश्चन। बी में देखें कि आपके पास क्या दिया हुआ है? 3 7 6 है, तो ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है। पहले तो बी के ऊपर स्मॉल टी लिखोगे, इज इक्वल टू आगे क्या करोगे? ये जो कॉलम दिया हुआ है इसको आपने क्या बना देना है? रो बना देना है। ठीक है, ये 3 7 6 है, तो ये क्या बन जाएगा? कॉलम में दिया हुआ है तो इसको रो बना देना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपके पास सी की वैल्यू दी हुई है 5 - 2 4, ये आपके पास रो दी हुई है, इसको आपने क्या बना देना? कॉलम बना देना। ठीक है, इसके ऊपर सी के ऊपर छोटा सा टी लिखोगे तो इससे पता चल जाएगा कि आपने इसका ट्रांसपोज लिया है। तो ये रो है, रो को किस में चेंज कर देना? अपने कॉलम में चेंज कर देना। ठीक है, अब आपके पास डी है, तो डी की वैल्यूज आपके पास देखो ना, ये एक रो दी हुई है, ये रो। ठीक है, इस रो को आपने क्या कर देना है? कॉलम में चेंज कर देना है। ठीक है, तो ये आपके पास 2 5 रो था, यहाँ पे कॉलम बन गया। ये आपके पास था 3 6 रो है, ये क्या बन गया? कॉलम बन गया। इसके बाद 4 7 ये रो है, तो ये कॉलम बन गया। ठीक हो गया, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है क्या? फाइंड नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब ये कह रहा है कि नीचे दिए गए मैट्रिक्स के आपने क्या फाइंड करना है? नेगेटिव फाइंड करनी है। ए आपके पास ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ए के साथ भी माइनस का साइन लगा देना, इस पूरे ब्रैकेट के बाहर भी माइनस का साइन लगा देना है। नेगेटिव कहते हैं कि साइन चेंज करने को। साइन कब चेंज होते हैं? जब हम पूरे मैट्रिक को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? नेगेटिव से, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे माइनस ए लिखेंगे, तो जब माइनस ए लिखा आपने तो ये माइनस इसी तरह ही आ गया, ए की जगह पे ए की वैल्यू लिख दिया आपने। अब इस माइनस की वजह से साइन सारे के होंगे चेंज। अब ये -3 +3 में चेंज हो जाएगा, 0 न्यूट्रल है, इसके साथ कोई साइन नहीं होता। अब ये 5 है तो यहाँ पे आके -5 हो जाएगा, ये 6 है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है, b इज इक्वल टू आपके पास दिया हुआ -3 3 -2 2 दिया हुआ है, ये आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? इसका नेगेटिव फाइंड करोगे तो -b लिखोगे, तो इस वैल्यू के साथ भी बाहर क्या लगा दोगे? माइनस का साइन लगा दोगे। इस माइनस की वजह से सारे साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस माइनस में चेंज, ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ये माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे आपके पास सी वाला क्वेश्चन है। सी में देखो आपके पास जो वैल्यूज दी हुई है, इसका नेगेटिव क्या करना है? आपने साइन चेंज कर देने इसके, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ये +9 हो जाएगा, ये जो है ना 1 जो है ये माइनस में चेंज हो जाएगा, ये 7 किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 है। वे कह रहा है कि अगर आपके पास ए की वैल्यू ये दी हुई है और बी की वैल्यू ये दी हुई है, तो आपने वेरीफाई करना है बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। तो अब यहाँ पे आपने बी का डबल ट्रांसपोज लेना और बताना है कि इसका आंसर वही आ जाता है जो पहले बी की वैल्यू दी हुई थी। सबसे पहले
पहले हम क्या करेंगे, बी का ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेके आपने क्या कर, देखो ना, ये रो को आपने किस में चेंज कर देना, कॉलम में। तो ये रो को आपने क्या कर देना, कॉलम में चेंज कर देना। तो ये आपने बी का ट्रांसपोज ले लिया, एक बार ट्रांसपोज ले लिया, ठीक हो गया। अच्छा, आपने बी का जो एक बार ट्रांसपोज लिया था, इसका दोबारा फिर ट्रांसपोज ले लेना। जो आपके ट्रांसपोज का आंसर आया था उसका दोबारा फिर आपने ट्रांसपोज लेना। अब पहले ट्रांसपोज का आंसर आया था 7 5 6 8। अब इसका दोबारा ट्रांसपोज ले लेंगे तो आपके पास ये जो रो है कॉलम में चेंज हो जाएगा, ये रो भी कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो लिहाजा ये वाली वैल्यू जो है किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, और ये राइट हैंड साइड है। तो आपने लास्ट पे क्या लिख देना था, प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब सबसे पहले आपने ए का ट्रांसपोज एक बार ले लेना है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू लिख के उसके ऊपर ट्रांसपोज का साइन, यहाँ पे भी ये ए की वैल्यू लिख के ऊपर ट्रांसपोज का साइन लगा देना है। अब यहाँ पे आपने इसका ट्रांसपोज ले लेना है। ये 2 3 जो था ये रो में है तो इसको कॉलम में चेंज कर देना है। ये भी रो है तो इसको भी किस में चेंज कर देना है, कॉलम में चेंज कर देना है। ठीक हो गया, ये एक बार ट्रांसपोज हो गया। फिर जो इसका आंसर आया है ना, इसका दोबारा फिर ट्रांसपोज ले लेना आपने। यहाँ पे ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यहाँ पे ट्रांसपोज पहले था ना, इसके ऊपर एक बार फिर ट्रांसपोज का साइन लगा देना है। ठीक है, इज इक्वल टू इस आंसर के ऊपर भी आपने ट्रांसपोज का साइन लगा देना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये ट्रांसपोज है, ये रो जो है ना, ये रो इसको कॉलम में चेंज कर देना है। तो ये दूसरी रो को भी कॉलम में चेंज कर देना है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो यही इसकी राइट हैंड साइड थी। तो ये आपने प्रूव करना था। ठीक है, अच्छा अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि शो डैट एल इज इक्वल टू, एल की वैल्यू दी हुई है, इज अ साइमेट्रिक मैट्रिक। अब वो कह रहा है कि अब आप बताओ कि जो ये एल की वैल्यू दी हुई है एक साइमेट्रिक मैट्रिक है। साइमेट्रिक मैट्रिक किसे कहते हैं, अब वो जो आपके पास मैट्रिक जब आप उसका ट्रांसपोज लो तो दोबारा फिर ट्रांसपोज लेने से सेम वही आंसर आ जाता है। तो आपके पास क्या कहलाएगा, वो मैट्रिक साइमेट्रिक मैट्रिक कहलाएगा। अब देखो यहाँ पे आपके पास एल की वैल्यू दी हुई है। अब हम इसका सबसे पहले क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। अगर ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा फिर यही आंसर आ जाता है तो समझो कि ये मैट्रिक क्या है, साइमेट्रिक है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एल का ट्रांसपोज ले लिया है। देखो यहाँ पे ट्रांसपोज का साइन लगा दिया। अब ट्रांसपोज के अंदर ये रो थी आपके पास 2 3 4, इसको कॉलम बना दिया 2 3 4। अब ये रो थी आपके पास 3 -2 5, तो यहाँ पे आपने इसको क्या बना देना है, ये कॉलम बना देना 3 -2 5। अब ये 4 5 0 है, ये रो है, तो यहाँ पे इसको क्या बना देना है, कॉलम बना देना है। ठीक है, अब ये देखो कि आपके पास ट्रांसपोज का आंसर आ गया। देखो कि क्या ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है। अगर तो दोनों सेम है तो ये किसकी इक्वल हो गया, एल की वैल्यू की इक्वल है, सेम वही वैल्यू जो आपके पास क्वेश्चन में दी हुई थी। ठीक है, जब आपके पास ट्रांसपोज लेने से दोबारा फिर वही वैल्यू आ जाती है जो आपके पास क्वेश्चन में दी हुई थी, तो ये मैट्रिक क्या होता है, आपके पास साइमेट्रिक मैट्रिक होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, थस प्रूव्ड एल इज अ साइमेट्रिक मैट्रिक। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।